तो आज हम लोग हमारी तीसरी केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं, उनके टाइप्स पढ़ लिए हैं, और अब हम लोगों की तीसरी रिएक्शन शुरू होती है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कई लोग इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं क्योंकि जो चौथी रिएक्शन होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डबल सिंगल इस वर्ड से डिस्टिंग्विश करने के लिए। बट खैर आप सिंगल बोलें या ना बोलें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सफिशिएंट होती है समझने के लिए। क्या है ये रिएक्शन? देखो, इसके न्यूमेरिकल्स या फिर इसकी जो रिएक्शन वाली प्रोसेसेस हैं उसमें घुसने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझनी होगी कि आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो इससे रिलेटेड, ठीक है, आपका जो है क्या कहते हैं, जो अदर टॉपिक्स हैं, जैसे बताओ इसमें ये डाला तो ये होगा, उसमें ये किया तो वो होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। बट अगर तुम इस पर्टिकुलर पार्ट को और रटने के उससे अगर करते हो कि मैं रटूंगा, तो देखो रटते रह जाओगे, और मे बी अगर तुम्हारे उस रटे हुए पैटर्न में से कोई सवाल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर अगर कुछ अननोन आया फिर क्या करोगे। तो इसीलिए समझना बहुत ही ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो देखते हैं क्या है ये पर्टिकुलर टॉपिक। मैंने तुमको पूछा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ कैसी होती है, तो सबसे पहले तो आपके मुंह से एक जवाब आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या करते हैं। आप लोगों के पास जो एलिमेंट होता है एक उसको लेते हैं, ठीक है, बराबर, एक एलिमेंट लिया जाता है। अच्छा, एलिमेंट के साथ हम क्या लेते हैं, आप लोगों का एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट के साथ और क्या लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं। अब एलिमेंट क्या होता है भाई, कंपाउंड क्या होता है ना, ये आप लोगों ने 9वीं कक्षा में सीखा होगा, बट स्टिल मैं फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। फिर जब प्रोडक्ट बनता है ना, तो प्रोडक्ट में भी आपको क्या मिलता है, एक एलिमेंट मिलता है और आप लोगों को यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलता है। मतलब अगर आपके पास बहुत सारी रिएक्शंस दी हैं, उन बहुत सारी रिएक्शंस में, ठीक है, अगर आपके पास क्या है बोलो, अगर आपके पास एलिमेंट है रिएक्टेंट के तरफ और साथ ही साथ में आप लोगों के पास क्या है बताओ, ठीक है, आप लोगों के पास कंपाउंड है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप आराम से कह सकते हो कि हाँ करके ये मेरे पास बोलो क्या है, आप लोगों की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में ये उस रिएक्शन की पहचान होती है जिस रिएक्शन को आप देखकर तुरंत बता सकते हो करके कि हाँ करके ये रिएक्शन मेरी कैसी है, ये मेरी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये पहचान है उसकी कि आपने उसको देखा, आपने पहचान लिया। अदरवाइज इतनी सारी तुम रिएक्शंस पढ़ोगे, उन रिएक्शंस में से तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्या है, तो ये उसको पहचानने का एक तरीका हो गया। अब बात ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हमको ऑलवेज प्रोडक्ट मिलता है क्या, ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं कोई भी पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ या मैं अगर कोई भी कंपाउंड ले लूँ, तो किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन क्या मुझे प्रोडक्ट देगा क्या। तो देखो, एनी कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें कि एनी कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, आप लोगों के एलिमेंट का एंड कंपाउंड का अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको प्रोडक्ट देगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर एलिमेंट और हर कंपाउंड का कॉम्बिनेशन आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकता, ठीक है। अब कई बार कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है, आपको नो प्रोडक्ट वाली सिचुएशन भी देखने को मिलती है। तो ऐसा बोलना कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एंड कंपाउंड विल गिव यू ऑलवेज गिव यू अ प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट कैसी है, आप लोगों की गलत है, ठीक है। विल ऑलवेज गिव यू अ प्रोडक्ट, ये कैसी है, गलत है। देयर माइट बी अ सिचुएशन, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन वहाँ पे हो सकती है जिस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट वैलिड ना हो। तो जब भी तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखने के बारे में सोचो, तो
एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैम पगले के जैसे आपने रिएक्टेंट दे दिया है तो भैया अब तो प्रोडक्ट लिखना कंपलसरी है, अगर मैं प्रोडक्ट नहीं लिखूंगा तो मेरी गर्दन कट जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको प्रोडक्ट हो सकता है एग्जिस्ट करे और हो सकता है आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट ना भी करे, तो हमेशा प्रोडक्ट लिखेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मैम लेकिन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें नहीं समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। तो देखो इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो हमने इस बात में बातचीत की कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है वगैरह वगैरह। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई रूल्स नहीं लगते। मतलब ऐसा है सो ऐसा है, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोगों के पास आता है और आप उसको बेसिकली क्या करते हो, रट लेते हो। सही कह रही हो। जैसे लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में यही गैस क्यों निकलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली बातचीतें है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे केस में हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी, लाइक कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, लाइक आपका डिकम्पोजिशन पढ़ा, इनमें कभी भी आपका जो प्रोडक्ट था आप उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, है ना, आप उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे। हो ऐसा रहा था कि अच्छा ये ऐसा दे दिया है तो भैया बस दे दिया है, ठीक है, बस इतना था आपको। लेकिन अब आप जब बात करोगे किसके बारे में, आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, तो एक बात याद रखना, यहाँ पे रूल्स, यहाँ नियम, यहाँ कायदे चलते हैं, और ये नियम कायदे ये कहते हैं आप लोगों के कि भैया यहाँ पर आप जब भी रिएक्शन लिखने की कोशिश करो, आप किसका उपयोग करो, रिएक्टिविटी सीरीज का उपयोग करो। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया हुआ है ना, वेरी गुड। तो रिएक्टिविटी सीरीज का यूज करके ही तुमको क्या करनी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी होती है। अभी आगे जब तुम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज की कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज को यूज करना होता है। सो अगर तुमको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो तुम भैया कर सकते हो, अगर तुमको याद नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली आपको रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगी। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, तो देखो मैंने तुम लोगों को क्या दिया, एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया, मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड दिया। कौन है ये कंपाउंड, ए बी इज माई कंपाउंड, है ना, ए बी इज माई कंपाउंड। अब तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कंपाउंड आयोनिक भी हो सकते हैं, कोवैलेंट भी हो सकते हैं, राइट, हाँ पढ़ा तो है। तो ऐसे केस में जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं या जब भी हम आगे आने वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, हमेशा हम लोग कौन से कंपाउंड्स लेते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स लेते हैं। हमेशा हम लोग कौन से कंपाउंड्स लेते हैं, हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स लेते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स आपके ब्रेक किए जा सकते हैं। कैसे ब्रेक किए जा सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं ना। तो आयोनिक कंपाउंड को आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक कर सकते हो, आप उसको उसके पॉजिटिव पार्ट में ब्रेक कर दो और आप उसको उसके निगेटिव पार्ट में ब्रेक कर दो। जैसे कि मान लेते हैं कोई कंपाउंड आपको दिया है NaCl, तो आप उसे कैसे ब्रेक कर सकते हो, Na पॉजिटिव, और फिर आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, Cl नेगेटिव। ये वाली ब्रेकिंग कोवैलेंट में पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि हम जो भी कंपाउंड लेंगे वो कंपाउंड कैसा लेंगे, हम वहाँ पे कंपाउंड आप लोगों का आयोनिक लेंगे। अब आते हैं हम लोग C की तरफ। अब ये C क्या है, तो देखो C यूजुअली जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं पढ़ाते वक्त लिखवाती हूँ कि C आप लोगों का कौन है, एलिमेंट है। बट कई बार रिएक्शंस में C एलिमेंट नहीं होता। अगर मेटल की बात की जा रही है तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि वो एलिमेंट है। जैसे तुम्हें एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ क्लियर कट, जो तुम्हें हमेशा अपने याद रखनी है एंटायर पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स की जो एटॉमिसिटी होती है, ठीक है, मेटल्स की जो एटॉमिसिटी होती है, मेटल्स की एटॉमिसिटी होती है 1, ठीक है, मेटल्स की एटॉमिसिटी बोलो कितनी होती है 1। यानी कि आपके पास जितने भी मेटल्स हैं,
है ना, जितने भी मेटल्स हैं आप लोगों के पास, वो सारे के सारे मेटल्स हमेशा अकेले रहना पसंद करेंगे, यानी कि Fe, राइट, आप लोगों का क्या कहते हैं, और मर्क्यूरी, कॉपर, राइट, हमेशा अकेले। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सी वहाँ पे कौन है, आप लोगों का एक एलिमेंट है, राइट। बट अगर मैं बात करती हूँ गैसेस की, जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन एक गैस होती है, राइट, आप लोगों के पास ऑक्सीजन एक गैस होती है। तो गैस कभी भी देखो अकेला रहना पसंद नहीं करती, ठीक है। गैस को हमेशा कैसा अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन में रहना पसंद होता है। जैसे आप बात करते हैं ओ, कभी ओ के फॉर्म में नहीं रहेगी, O2 के फॉर्म में रहेगी, है ना। आप लोगों की फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में, Br2 के फॉर्म में, I2 के फॉर्म में। वैसे ये दोनों आपकी गैसेस नहीं होती। Br2 तुम लोगों का लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहना पसंद करेगी, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहना पसंद करेगी। तो ये बेसिक आपको याद होना है। तो बेसिकली जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करती हूँ तो मैं उसको कैसे डिफाइन करती हूँ कि मैंने एक कंपाउंड लिया हुआ है जिसका नाम है AB, और मेरे पास उसके साथ में एक एलिमेंट है। अब वो एलिमेंट अगर मेटल रहा तो एटॉमिसिटी 1 रहेगी, और अगर मान लेते कोई गैस है तो फिर वो इस फॉर्म में होगा, O2, F2, H2, N2। तो फिर एलिमेंट बोलना बेकार होता है, फिर हमें मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट होता है या फिर यहाँ पे कोई होता है मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल किसके टर्म से बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन मेटल्स के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स वाला वर्ड हम कब प्रयोग कर रहे हैं, मेटल्स के केस में प्रयोग कर रहे हैं। अब बोलो क्या होगा, अब रिएक्शन होगी। रिएक्शन में होता कैसा है, बहुत ही सिंपल सा नियम है। सी देखता है यार बाजू वाले के साथ ए और बी चिपके चिपके हैं। सी बोलता है मुझे अकेले अकेले रहना ना अच्छा नहीं लग रहा। सी क्या कहता है, मुझे अकेले अकेले रहना ना अच्छा नहीं लग रहा। तो आपका अब वो क्या करता है, उसको जलन होती है। वो ये बोलता है कि एक काम करता हूँ, चलो इस ए और बी का रिलेशनशिप तोड़ देता हूँ, है ना। इन दोनों के बीच में क्या कर देता हूँ, मैं दरार पैदा कर देता हूँ। तो ये सी ना बड़ा चालू किस्म का इंसान है। वो क्या किया बताओ, उसने उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में उसने मजे से आया और दरार पैदा कर दी। कैसे, देखो उसने क्या किया, झगड़ा शुरू किया। जैसे ए के साथ पहले कौन था, बी था, अच्छा, और फिर क्या था, सी था। अब बोलो क्या होगा, रिएक्शन के बाद आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे कि अब बी और सी बताओ साथ साथ हो गए और बेचारा ए को अकेला छोड़ दिया। या फिर एक कॉम्बिनेशन ये भी पॉसिबल है कि मान लेते पहले ए और बी साथ साथ थे और सी को ए पसंद आ गया, तो सी क्या है, ए के साथ चला गया और आप बेचारा ए सी बन गया और बी बेचारा अलग हो गया। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी अपना दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाना कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि सी के साथ जाएंगे कि ए के साथ कि बी के साथ, वो मैं सिखा दूंगी कब आपको किसके साथ जाना है। बट ठीक है, फिलहाल अभी आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन में आपको करना क्या है, दैट्स ऑल। तो हुआ क्या है, हम लोगों ने सिंपली क्या किया है बताओ, हम लोगों ने सिंपली आप लोगों का जो एक अकेला एलिमेंट था या फिर मैं कहूँ मॉलिक्यूल जो भी, उसको हमने बाजू वाले कंपाउंड से क्या कर दिया, हटवा दिया। उसको क्या कर दिया, बाजू वाले कंपाउंड से हमने रिप्लेस कर दिया। क्या किया, उसको बोला कि या तो तुम ए के साथ चले जाओ और या और ए को अकेला, बी को अकेला छोड़ दो, या तो तुम बी के साथ चले जाओ या तो तुम ए को अकेला छोड़ दो। तो ऐसे केस में वो बोलता है ठीक है सर मैं चला जाता हूँ, और वो चला गया। तो जब कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ कंपाउंड में से दूसरी स्पीशीज़ को हटा देती है, ठीक है, जब भी कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ कंपाउंड में से किसी दूसरी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हटा देती है बराबर, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि आपने कंपाउंड के अंदर से क्या किया, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हटाया, उसको अकेला कर दिया और उसके बदले में आपने क्या कर दिया, किसी दूसरे को अंदर ले आए। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है। सी ने क्या किया, देखो आप लोगों के ए के साथ क्या किया है, बाहर निकाल दिया है। सी ने ए को लात मार के बाहर निकाल दिया और अभी कंपाउंड किसके बीच में बन गया, सी बी के बीच में बन गया। तो रिएक्शन से पहले कंपाउंड कौन था, ए बी आपका कंपाउंड था आयोनिक। अब रिएक्शन के बाद बी सी आपका कंपाउंड है।
तो कंपाउंड चेंज हो गया, बट बना तो आखिर कंपाउंड ही ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो अकेला रहता है, ठीक है, जो अकेला रहता है, जो सिंगल होता है ना, वो दूसरों के रिलेशनशिप को जाकर तोड़ देता है, ठीक है, जो अकेला होता है वो दूसरों के रिलेशनशिप को जाके तोड़ देता है, बराबर। तो याद रखेंगे हमेशा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रूल कि जो अकेला होता है, जो कंपाउंड फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, जो आप लोगों का अकेला होता है, वो अकेला होता है, वो अटैक करता है, ठीक है, वो अटैक करता है। वो वाली स्पीशीज क्या करती है, बोलो, अटैक करती है। यानी कि अटैक कौन करता है, जो एलिमेंट होता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ जो मॉलिक्यूल होता है, वो पर्टिकुलर स्पीशीज बोलो क्या करती है, आप लोगों की अटैक करती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्पीशीज बोलो क्या करती है, आप लोगों की अटैक करती है। अटैक किस पे करती है, कंपाउंड में अटैक करती है। कंपाउंड के कौन से पार्ट को अटैक करती है, जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो बताओ, सी ने किस पे अटैक किया, बी पे अटैक किया, आक्रमण। नीचे वाली रिएक्शन को देखूं तो सी ने मैडम ए पे अटैक किया। तो मैम आपको कैसे पता चलेगा कि कौन किस पे अटैक करने वाला है, या कि दोनों में से हम अपनी मर्जी से किसी पे भी अटैक करवा दें? तो देखो, ऐसा नहीं होता कि आप किसी पे भी अटैक करवा दो, ठीक है, अकेला वाला इंसान किसी पे भी अटैक नहीं कर सकता। कुछ नियम और कुछ कायदे होते हैं। लेट्स सी कि क्या नियम, क्या कायदे, कौन से रूल्स क्या है, उन पे बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पहले ना, जब भी आप अटैक करवाते हो तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि अटैक कौन करेगा, ठीक है, बराबर। चलो, हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो सिंगल रहता है ना वो अटैक करता है। अब हमको ये डिसाइड करना होगा कि अटैक किस पे करेगा, हुम, किसके ऊपर। तो अगर मान लेते हैं आपका अटैकर मतलब जो अकेला है, जो एलिमेंट है, अगर वो अकेली वाली स्पीशीज एक मेटल है, ठीक है, अगर वो अकेली वाली स्पीशीज क्या है, मेटल है, तो कंपाउंड में वो उस पार्ट को अटैक करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के बारे में इसको समझाऊंगी, अभी मैं सिर्फ इसकी थ्योरी ले रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इसकी थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रही हूँ कि अटैकर अगर एक मेटल है तो वो अटैकर बोलो किस पे अटैक करेगा, अटैकर आप लोगों का किस पे अटैक करेगा, कंपाउंड के कौन से वाले पार्ट पे अटैक करेगा, कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा। अगर अटैकर एक नॉन मेटल है ना, अगर वो एक नॉन मेटल है तो वो किस पे अटैक करेगा, वो कंपाउंड के निगेटिव पार्ट पे अटैक करेगा। ये इस तरीके की कहानी चलती है, ठीक है, मतलब कौन किस पे अटैक करने वाला है ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस कर लिया कौन किस पे अटैक करेगा। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के, इस रिएक्शन के तुम्हें सबसे पहले स्टार्टिंग में ही एक भाषा कह दी थी, बोलो क्या भाषा कही थी, कि आप लोगों की जो रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोडक्ट बने, है ना, उस रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोडक्ट बने। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमको मान लेते हैं मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा, लेट से सभी को अच्छा नहीं लग रहा, किसी एक पर्सन के रिगार्डिंग नहीं, मैं ठीक से लेट से नहीं पढ़ा रही, तो तुम क्या करोगे, तुम लेट से कंप्लेन करोगे, तुम कोशिश करोगे कि अच्छा आप इनको हटा देते हैं, इनके बदले में अपन किसी और को ले आते हैं, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस मी, है ना, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस मी। तो ऐसे केस में मुझे एक बात बताओ, तुम मुझको तभी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरी जो नई पढ़ाने वाला या पढ़ाने वाली आएगी, वो इंसान मुझे तभी रिप्लेस कर पाएगा जब वो मेरे करंट पढ़ाई के पढ़ाने वाले स्तर से ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल भी है, हो सकता है कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हो, राइट। मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, बट हो सकता है कि इंसान मुझे तभी रिप्लेस कर पाएगा जब वो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हो। अब अगर लेट से मैं अभी कह दूंगी वर्धिनी को कि चलो वर्धिनी रिप्लेस करेगी मुझे, तो वो क्या मुझे रिप्लेस कर सकती है? वो तो अभी खुद 10th क्लास में, उसको तो खुद चीज़ें कुछ नहीं आती हैं, फिर वो मुझे कैसे रिप्लेस कर सकती है? तो पॉसिबल ही नहीं है रिप्लेस कर पाना, है ना, क्योंकि वर्धिनी को तो आता ही नहीं है, उसको तो चीज़ें पता ही नहीं है, वो कैसे रिप्लेस करेगी? वो तो इम्पॉसिबल फैक्ट है, राइट। तो एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बोलो क्या, वो ये कि हम लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि कोई भी स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को तभी रिप्लेस कर सकती है किसी भी फील्ड में जब आप लोगों के पास वो पर्टिकुलर स्पीशीज़, जो नई स्पीशीज़ आने वाली है, वो नई आने वाली स्पीशीज़ बोलो क्या हो, ज़्यादा बेटर हो, है ना, ज़्यादा ताकतवर हो,
ठीक है, तभी रिप्लेस कर सकते हो आप उसको, बराबर, तभी आप वो आपको रिप्लेस कर सकती है। अगर नई आने वाली चीज़ कमज़ोर होगी, उसको अच्छे से चीज़ें नहीं आती होंगी, तो क्या वो रिप्लेस कर सकती है मुझे? नहीं, वो मुझे कभी भी रिप्लेस फिर नहीं कर पाएगी, फिर वो मुझे कभी भी क्या नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती। तो सिमिलरली याद रखना, कंपाउंड की रिलेशनशिप बड़ी हंसी खुशी चल रही थी। कंपाउंड अपनी रिलेशनशिप में ना बड़ा ही खुश था। अटैक कौन कर रहा है? मेटल कर रहा है या फिर नॉन मेटल कर रहा है। तो जो अटैक कर रहा है उसको ना जलन होने लगी, किससे? कंपाउंड की रिलेशनशिप से। वो जलने लगा कि यार दोनों इतने खुशी खुशी कैसे रह सकते हैं। तो उसने उन पे अटैक कर दिया और कंपाउंड को बोलता है कि चलो तुम अपने इस वाले को बाहर निकालो, मेरे को ले लो अंदर, मैं आ रहा हूँ। तो कंपाउंड का जो लेट से पॉजिटिव पार्ट है वो क्यों जाएगा भाई बाहर, या कंपाउंड का निगेटिव पार्ट क्यों जाएगा बाहर, है ना? तो आपका अटैकर कहता है मैं क्योंकि तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ तो मैं तुझको क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो याद रखना, सिर्फ अटैक करवा पाना इज़ नॉट अ सफिशिएंट थिंग। अगर आपका जो अटैकर है, अगर अटैकर रिएक्ट आकर आपका जो अटैकर है, अटैकर आपका अगर ताकतवर है, ठीक है, ताकतवर का मतलब होता है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो रहा है, बोलो, रिएक्टिविटी सीरीज में वो दूसरे के कंपेयर में टॉप पे आ रहा है। अटैकर अगर ताकतवर है तो ही अटैक होगा, तो ही अटैक पॉसिबल है, ठीक है, तो ही अटैक होगा, ध्यान रखना। अगर अटैकर कमजोर है तो आपका अटैक नहीं होगा, वो उसको रिप्लेस नहीं करवा पाएगा, ठीक है, वो उसको क्या नहीं करवा पाएगा, रिप्लेस नहीं करवा पाएगा। सो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आपके पास मान के चलते हैं क्या है, एक रिएक्शन, जैसे Ag लिखा है प्लस मैंने लिखा है लेट्स से NaCl, तो देख के पहले तो समझ जाओ कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि Ag अकेला है यानी कि वो एलिमेंट है, और NaCl आयोनिक कंपाउंड है यानी कि बोलो कौन, यानी कि वो वहाँ पर कंपाउंड है। तो फिर वहाँ पे क्या होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको अटैकर डिसाइड करना है, अटैक कौन करेगा। तो देखो जो अकेला होता है वो अटैक करता है। तो अकेला कौन है? सिल्वर। सिल्वर मेटल है कि सिल्वर नॉन मेटल है, पहले तो ये डिसाइड कर लो। तो हमने सोचा कि सिल्वर कौन है, हमने अच्छे से सोचा, फिर हमने डिसाइड किया कि हाँ करके सिल्वर जो है वो मेरा यहाँ पर मेटल है, हम सब जानते हैं। तो सिल्वर एक मेटल है, और जब जब आपके पास एक मेटल होता है तो मैंने देखो ऊपर रूल लिखवाया है, वो कंपाउंड के कौन से पार्ट को अटैक करता है, वो कंपाउंड के पॉजिटिव पार्ट को अटैक करता है। तो कंपाउंड है NaCl, तो NaCl में बोलो अटैक कहाँ होगा। इसके लिए आपको वो 9th स्टैंडर्ड के चार्जेस याद होने चाहिए, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। तो बोलो अटैक कहाँ होगा, मेटल जाएगा पॉजिटिव पे अटैक करने। चला Ag अपना बोरिया बिस्तर बांधकर Na पर अटैक करने। तो हमें से पता है मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिख भी देते हैं। तो देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सिर्फ 3 नियम है। पहला, अटैक कौन करेगा, आइडेंटिफाई करो। दूसरा, अटैक किस पे करेगा, आइडेंटिफाई करो। तीसरा, अटैक होगा कि नहीं होगा, आइडेंटिफाई करो। और फिर चौथे में प्रोडक्ट लिखो। तो पहले तो अब ये डिसाइड करना था अटैक कौन करेगा, वो हमने डिसाइड कर लिया, Ag करेगा। किस पर करेगा वो हमने डिसाइड कर लिया, Na पॉजिटिव पे करेगा। उसके बाद अब हम लोगों को ये डिसाइड करना है क्या ये अटैक होगा कि भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे में हमने रिएक्टिविटी सीरीज कल पढ़ी थी, हमने रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से देखी है। हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में आपका जो पोटेशियम होता है, जो ये आपका सोडियम होता है, ये लोग तो टॉप पे रहते हैं, और बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, और आखिरी में होता है आप लोगों का सिल्वर। यानी कि अटैक करने वाला नीचे है और अटैक जिस पर हो रहा है वो ऊपर है। तो जो नीचे होता है वो नीचे वाला स्पीशीज क्या होती है आप लोगों की, कमज़ोर होती है। नीचे वाली स्पीशीज बोलो कैसी होती है, कमज़ोर। यानी कि Ag कमज़ोर है, अटैकर कमज़ोर है। और जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कशन किया कि कभी भी आप लोगों का अटैकर कैसा होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। बट हमारा अटैकर तो कमज़ोर है सोडियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सोडियम ऊपर है तो सोडियम ताकतवर है। तो कमजोर स्पीशीज अटैक नहीं कर सकती, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन।
तो जब भी कोई रिएक्शन देखो तपाक से ये मत बोल देना कि हाँ मैडम यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कैसे डिसाइड करोगे प्रोडक्ट बनेगा? सबसे पहले ये डिसाइड कर लो अटैकर कौन है, उसके बाद ये डिसाइड कर लो किस पर अटैक करना है, फिर ये डिसाइड कर लो कि अटैक होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो रिएक्शन होगी, अगर अटैक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन मैंने आपसे कहा होता कि आप लोगों के पास सोडियम है और मान लेते हैं आपके पास MgCl2 है। चलिए बताइए अटैक होगा कि नहीं होगा? पहले तो अटैक कौन करेगा? जो सिंगल है। तो अटैक करने वाला सोडियम है। सोडियम क्या है? एक मेटल। अटैक किस पर करेगा? पॉजिटिव पे करेगा। हम अच्छे से जानते हैं Mg की पावर 2 पॉजिटिव होती है और Cl की पावर -1 होती है। तो मेटल किस पे अटैक करता है? पॉजिटिव पे। चला ये मेटल Mg पर अटैक करने, क्या ये अटैक पॉसिबल है? तो अटैक पॉसिबल है ये कौन डिसाइड करेगा? ये रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड करेगी। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि भैया मैग्नीशियम कहाँ है, तो हम इतना तो जानते हैं कि सोडियम से नीचे आता है मैग्नीशियम। सोडियम से नीचे मतलब पहले ऊपर में सोडियम आता है और फिर नीचे में मैग्नीशियम आता है। अब बोलो अटैक कौन कर रहा है? सोडियम। सोडियम मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। तो जो ऊपर है वो कैसा होता है? ताकतवर होता है। और अटैक कर भी कौन रहा है? अटैक सोडियम कर रहा है। तो इस केस में हमारा अटैकर एक ताकतवर है, तो यस यहाँ पे रिएक्शन होगी। कैसे होगी वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बट यस यहाँ पे रिएक्शन होगी। सो इनडायरेक्टली अगर मैं पूरी कहानी को समराइज कर दूं, अभी तक जितना भी तुमको ऊपर पढ़ाया, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको कहते हैं? सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड के अंदर से, ठीक है, लेस रिएक्टिव स्पीशीज को मोर रिएक्टिव स्पीशीज बताओ क्या कर लेती है? डिस्प्लेस कर देती है। उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट बनेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको रिएक्शन को देखना है, कौन किस पे अटैक करेगा ये डिसाइड करना है, और उसके बाद अगर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वो अटैक पॉसिबल है तो रिएक्शन होगी, नहीं है पॉसिबल तो नहीं होगी। खत्म कहानी, सिंपल है, डन, ठीक है। अच्छा, हमेशा स्टेप्स क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की? सबसे पहले अटैक कौन करेगा वो डिसाइड करो। दूसरा अटैक किस पर करेगा वो डिसाइड करो। तीसरा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अटैक होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड करो। और अगर अटैक होगा तो प्रोडक्ट लिखो। तो मैंने तुमको अभी प्रोडक्ट लिखना नहीं सिखाया, मैंने तुमको सिर्फ क्या सिखाया है? डिसाइड करना कि वो होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैंने एक रूल बताया कि अगर एक अटैकर एक मेटल होता है तो वो कंपाउंड के कौन से पार्ट पे अटैक करता है? पॉजिटिव पार्ट पर। और अगर कंपाउंड एक नॉन मेटल होता है तो नॉन मेटल किस पर अटैक करता है? कंपाउंड के निगेटिव पार्ट पर, ठीक है। ये कहानी थी हम लोगों की। इसके अलावा एक बात का बस ख्याल रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पहचान कैसे करनी है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं बता दूं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट की तरफ आपको एक आयोनिक कंपाउंड दिया होता है और उसके साथ में क्या दिया होता है? या तो एलिमेंट या तो मॉलिक्यूल। और जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साइड पे भी क्या बनता है? एक नया आयोनिक कंपाउंड बनता है और एक नया एलिमेंट और या फिर एक नया गैस मॉलिक्यूल, राइट। बट जब तुम अभी 2 या 3 दिन की क्लास के बाद जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखोगे ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों को रिएक्टेंट की तरफ दोनों के दोनों आयोनिक कंपाउंड मिलते हैं और प्रोडक्ट की तरफ भी आपको दोनों के दोनों आयोनिक कंपाउंड मिलते हैं। यानी कि वहां पे किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, दोनों ही कंपाउंड होते हैं। सो उसके आइडेंटिफिकेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक एलिमेंट और कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। तो यहां पर हमने ये सीखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कल की क्लास में हम रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए ताकि तुम बार बार रिएक्टिविटी सीरीज को ना देखो। और दूसरी चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में याद किया हुआ रेडिकल्स का चार्ट।
कि अगर मैं बोल रही हूँ Na या फिर मैं कह रही हूँ सोडियम आयन, तो तुम्हें पता होना चाहिए सोडियम मतलब Na पॉजिटिव की बात कर रही है ये। मैं बोलूंगी क्लोराइड आयन, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि Cl नेगेटिव की बात की जा रही है। ठीक है, मैं कहूंगी सल्फेट, तो तुम्हें पता होना चाहिए SO4 2 निगेटिव की बात की जा रही है। मतलब किसका नाम क्या है, किसका सिंबल क्या है और किसकी पावर कितनी। अगर तुमको ये याद नहीं है ना, तो तुम ये काम या क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, तभी तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, तो कल हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। आज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूल्स पढ़ लिए और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये देख लिया।